बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा टॉपिक है ओनली वन टिप एंड इंशाल्लाह यू वुड गेट फर्स्ट पोजीशन इन बोर्ड। आई माई सेल्फ alhamdulillah got first positions in board and university, so I think that I am in a better position to guide you properly. सिर्फ आपको एक टिप दूंगा, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन आएगी। डियर ऑडियंस, हर इंसान के दिमाग का तकरीबन 3 पाउंड वज़न होता है, जिसको अगर हम केजी में करें तो 1.3 केजी तकरीबन। सम यूज इट प्रॉपरली एंड गॉट पोजीशंस, suppose more than 90% marks, 80% and then coming down and down and down। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं। फेल होने वाले बच्चों के लिए एक चीज़ आपको बताऊं कि इसकी 3 बेसिक रीजंस होती हैं। नंबर 1, ये वो बच्चे दे हैव नो टारगेट, दे थिंक दे जस्ट लाइक द स्ट्रॉ ऑन द सरफेस ऑफ द सी वाटर। जहाँ समुद्र की लहर है उसको ले जाए वो चले जाए, बिल्कुल उसी तरह वो इस अंदाज में पढ़ रहे होते हैं कि उनका कोई टारगेट नहीं होता। जितने मार्क्स आ गए नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं। ये पहली रीज़न है। दूसरी रीज़न, दे अडॉप्ट नो स्ट्रैटेजी। कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई आइडियल नहीं होता। टू whom शुड दे फॉलो। और नंबर 3, नो गाइडलाइन। वो गाइडलाइन लेते हैं लेकिन किन से? फ्रॉम लिथार्जिक पीपल, पैसिव फ्रेंड्स। नतीजतन वो फेल हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड में ए और A+ ग्रेड्स आएँ तो मेरी चंद बातों पर अमल करें। बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन के लिए मैं इसके बाद आपको एक ही मेन टिप दूंगा। अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप बोर्ड में बहुत अच्छे ग्रेड्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। पेपर अटेम्प्ट करते हुए सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1, हर 2 वर्ड्स के दरमियान जो आपका डिस्टेंस है वो तकरीबन 0.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपकी राइटिंग स्पीड तकरीबन 1.5 मिनट में एक पेज आपका कवर हो जाना चाहिए। आपके एक लाइन पर वर्ड्स तकरीबन 8 to 10 वर्ड्स आ जाए। जितने भी इम्पोर्टेंट कोई डेफिनेशंस होंगी, कोई ईयर होंगे, कोई इम्पोर्टेंट नेम्स होंगे, कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, कोशिश करें कि उसको बोल्ड कर दें। आपकी हैंड राइटिंग बहुत क्लियर हो, लेजिबल हो, और आप तमाम सब्जेक्ट्स पर इक्वल अटेंशन दें। होता क्या है, यू आर फोकसिंग ऑन जस्ट साइंस सब्जेक्ट्स एंड इग्नोरिंग इस्लामियात, पाक स्टडीज़, उर्दू, इंग्लिश। आप ये भूल जाते हैं कि उनके भी टोटल मार्क्स उतने ही हैं जितने साइंस के सब्जेक्ट्स के। आप भूल जाते हैं, नतीजतन आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते। बहुत अच्छे नंबर लेने के लिए एक तरीका ये है कि क्रिएट सम इमेजिनरी कॉम्पिटिटर। एक अपने जहन में एक ऐसा इंसान बना ले हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, हुज नोट्स आर एक्सीलेंट, हु ऑलवेज परफॉर्म्स वेरी वेरी वेल, हु बर्न्स द मिडनाइट ऑयल। बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। ऐसे इंसान को जब आप अपना कॉम्पिटिटर बनाएंगे तो आप बहुत मेहनत करेंगे और आप में से हर बच्चा A+ ग्रेड लाजमी लेगा। गुज़श्ता 5 साल के पेपर लाजमी हल करें। इट विल गिव यू वेरी वेरी कॉन्फिडेंस। और जो लेंथी क्वेश्चंस है, अगर सपोज द लेंथी क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, तो जो लेंथ ऑफ आंसर है वो तकरीबन 1 पेज या 1.5 पेज की होनी चाहिए। और अगर टोटल मार्क्स 10 हैं तो उसमें आपके 3 to 4 पेजेस आपको कवर करने चाहिए। और अगर टोटल मार्क्स इससे भी ज़्यादा यानी 15 है तकरीबन, तो आपकी जो लेंथ ऑफ पेजेस है वो तकरीबन 5 to 6 होनी चाहिए।
एक बात याद रखें, एक गोल्डन सेंटेंस आपको बता रहा हूं, मार्क्स आर ऑलवेज स्नैच्ड नॉट गॉट। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए तो आपको मार्क्स छीनने हैं। यही गुर जिसको आ जाता है वो बोर्ड पे टॉप करता है। तो उसके लिए जो तरकीब है जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक टिप दूंगा और वो टिप ये है, राइट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। जो बाकी लिखते हैं आप उससे डिफरेंट थोड़ा सा लिखेंगे। और किस तरीके से लिखेंगे आज आपको मैं बहुत सारी एग्जाम्पल देता हूं, सिर्फ टिप नहीं, एग्जाम्पल देता हूं कि आपने क्या लिखना है और डिफरेंट कैसे बनाया जा सकता है। मसलन पाक स्टडी का पेपर है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पाक स्टडी में जो बेसिक कंसेप्ट है क्या वो आपको क्लियर है। अगर आपको यही नहीं पता हो कि एक मैप है, उस मैप में पेशावर कहाँ पे है, कराची कहाँ पे है, इस्लामाबाद कहाँ पे है, तो इट मीन्स योर कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर। आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है तकरीबन अमेरिका का, तकरीबन 12,000 से भी मोर देन 12,000 किलोमीटर है। आपको ये पता होना चाहिए कि सऊदी अरब का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, दुबई का यहाँ से डिस्टेंस कितना है। अब सऊदी अरब तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर है, दुबई यहाँ से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर है, पेशावर और कराची का डिस्टेंस तकरीबन 1550 किलोमीटर का है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका पाकिस्तान की किस डायरेक्शन में, किस साइड पर लाई करता है। ये तकरीबन ईस्ट की तरफ है, दुबई भी तकरीबन ईस्ट की तरफ है, सऊदी अरब भी तकरीबन ईस्ट की तरफ है। ये बातें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हाउ पीएम इज सिलेक्टेड, हाउ सीएम इज सिलेक्टेड। ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। और जब आप लिखेंगे डिफरेंट कैसे लिखेंगे, सपोज खुतबा इलाहाबाद का क्वेश्चन आता है, आप ये देखिए, आप जो भी बुक उठाएंगे उसमें 3 लाइंस का खुतबा इलाहाबाद में से कुछ 1-2 सेंटेंस दिए और बाकी डिटेल है। नहीं, राइट डाउन द होल स्पीच ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ये है डिफरेंस। आपने रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, करारदाद लाहौर, करारदाद पाकिस्तान लिखनी है तो फुल स्पीच आप लिखेंगे। ये है डिफरेंस। बेसिक कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा था, पाक स्टडीज में आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चाहिए, तो आपको छोटी छोटी बातें फिंगर टिप्स से होनी चाहिए। मसलन 712 में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया, 998 में महमूद गजनवी आया, तकरीबन 1005 में शहाबुद्दीन गौरी ने यहाँ पे हुकूमत कायम की और कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला हुक्मरान बना। यहाँ से ख़ानदान गुलामा शुरू होता है, फिर ख़ानदान खिलजी, तुगलक, सादात, लोधी, सूरी, मुगलिया ख़ानदान। तकरीबन 1526 में मुगलिया ख़ानदान यहाँ पे आया, ज़हीरुद्दीन बाबर, फिर हुमायूं, फिर जलालुद्दीन अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। आप अपने बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करें और बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में लिखने की कोशिश करें तो पाक स्टडी में आपके मार्क्स फुल आएंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक साइंस के सब्जेक्ट से ताल्लुक़ है वहाँ तो आपने टू द पॉइंट लिखनी होती है, डेफिनेशंस हैं तो वर्ड टू वर्ड लिखनी है। हाँ, एक चीज़ डेली लाइफ एग्जाम्पल आप उसमें ज़रूर दे दिया करें। किसी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होने की निशानी ये होती है कि जिस चीज़ को आप अपनी लैंग्वेज में, अगर आप बेशक पंजाबी हैं, आप उर्दू हैं, आप उसमें बता सके, नरेट कर सके, तो इट मीन्स योर कंसेप्ट्स आर वेरी क्लियर। अब जो असल सब्जेक्ट है उर्दू और इंग्लिश, और जो तो इसमें नरेशन आ रही है, पैसिव वाइज आ रही है, वो तो टू द पॉइंट लिखना है और आपने आंसर लेना है। मार्क्स का मसला आता है जहाँ पे एसे है, लेटर है, यहाँ पे आपको तशरीह आप लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, यहाँ पे असल डिफरेंस मार्क्स का पड़ता है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ बहुत डिफरेंट होना चाहिए। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। मजमून आया, चाहे वो उर्दू में है चाहे वो इंग्लिश में है, चांदनी रात का नज़ारा। अब चांदनी रात में जब आप लिखते हैं तो जो भी बुक उठाएंगे उसमें लिखा क्या होगा, पूरा चांदनी रात का सीन लिखा हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि डिफरेंस तब होगा कि वो भी लिखे, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख सकते हैं जो और कोई नहीं लिखेगा।
मसलन चांद का ज़मीन से डिस्टेंस तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर डिस्टेंस है। चांद के गिर्द रिंग बना होता है, उसकी रीज़न क्या है वो भी आप उसमें आप ऐड कर सकते हैं कि जब आपने देखा तो चांद के गिर्द जो है हाला बना हुआ था, रिंग बना हुआ था, और एक्चुअली हमारी फ़ज़ा में जो बर्फ़ के क्रिस्टल्स हैं उनमें से जब रोशनी गुजरती है तो चांद के गिर्द रिंग बन जाता है। चांद चमकता क्यों है ये भी पता होना चाहिए। हमने हर जगह पढ़ा लिखा देखा जी कि चांद रिफ्लेक्ट करता है सूरज की लाइट को, नो डाउट यह रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन रिफ्लेक्ट तो ज़मीन भी करती है, ज़मीन पे भी सूरज की रोशनी पड़ती है। एंड इफ़ यू गो टू द मून एंड फ्रॉम द मून यू लुक एट द अर्थ इट विल नॉट शाइन। तो क्यों? अगर आप ज़मीन को देखें चांद पे जाकर तो ज़मीन तो नहीं आपको शाइन करती नजर आएगी, तो रीज़न क्या है? फिर चांद में क्या खास बात है? दो बातें सुन लीजिए। चांद सनलाइट का तकरीबन 3% से 12% रोशनी सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, चांद की ज़मीन में शीशे की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से चांद चमकता नज़र आता है। अगर चांद को तबाह कर दिया, अच्छा एक और बात याद रखें, चांद की रोशनी, चांदनी रात जो है, चांद की रोशनी फलों में मिठास पैदा करती है। अगर चांद की रोशनी नहीं होगी, चांदनी नहीं होगी तो फलों में मिठास भी नहीं पैदा होगी। अगर चांद तबाह कर दिया जाए तो क्या होगा? समुद्र में लहरें पैदा नहीं होंगी, और जब समुद्र में लहरें नहीं होंगी तो समुद्र के ज़ेरे आब जो हज़ारों लाखों मखलूक है उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और वो मर जाएगी। पानी नहीं मूव करेगा तो पानी बदबूदार हो जाएगा। और अगर चांद को तबाह कर दे तो ज़मीन का जो मदार है वो ये जो इस वक्त तकरीबन 23.9 है, ये इससे बढ़कर 100 हो जाएगा, जिससे ज़मीन पे हरारत इतनी बढ़ जाएगी कि तमाम ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और ये ज़मीन पूरी डूब जाएगी। ये है डिफरेंस। आप वो भी लिखें चांदीरा, साथ ये चीज़ें ऐड करें। इसी तरह सपोज एक ऐसे आ जाता है माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा दोस्त। अब जहाँ पे भी आप मज़मून पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं जी अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, his father is a doctor, he prays 5 times a day, he is very hard working। यूँ लगता है जैसे हम किसी एंजल की बात कर रहे हों, किसी बहुत कोई यूनिक मखलूक की बात कर रहे हैं जो आपका बेस्ट फ्रेंड है। आप डिफरेंट कैसे लिखेंगे? आप डिफरेंट यूँ लिखेंगे कि अनवर इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई थिंक सो, बट वेदर ही ऑल्सो टेक्स मी एज बेस्ट फ्रेंड और नॉट, आई डोंट नो। ही इज नॉट एन एंजल, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। तो उसमें कुछ खराबियां भी हैं, खामियां भी हैं। मसलन ही इज अ चैटर बॉक्स, ही इज वेरी टॉकेटिव, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज वेरी जनरस, ही इज गॉड फियरिंग, और उसका जहन मेरे जहन से मैच करते हैं, इसलिए मैं मेरा बेहतरीन। अब ये देखिए, इस तरीके से जब आप लिखेंगे ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा दूसरों से। यही मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ नुमाया और बहुत अच्छा क्रिएटिविटी में लाएं, आप बहुत टॉप करेंगे। मसलन मजमून आ जाता है हमारा निज़ाम तालीम, आप जो भी बुक खोलेंगे हमारे निज़ाम तालीम की खराबियाँ आपको बहुत नज़र आ जाएंगी। तो उसका सलूशन तो कहीं नहीं दिया होता। क्या सलूशन क्या है? सबसे पहले तो एक बात ये याद रखिए कि प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस इज़ एजुकेशन, और ये किसी स्कूल वगैरह में, किसी इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिए। दूसरा, जब आप ये बताएंगे हमारा निज़ाम तालीम, तो आप ये बताएंगे कि दुनिया में इस वक्त कौन कौन से निज़ाम तालीम हैं। इस्लामिक निज़ाम तालीम है हमारा, जो पाकिस्तान में जैसे है मैट्रिक सिस्टम है, ये भी निज़ाम तालीम है। ओ लेवल जिसको GCSE कहते हैं, ये भी निज़ाम तालीम है। और गल्फ़ स्टेट्स में मोस्टली IGCSE सिस्टम है, तो ये भी निज़ाम तालीम है। आजकल जो नया एक ट्रेंड IB आया है, वो भी एक नया निज़ाम तालीम आया है। ये सारे निज़ाम तालीम हैं, इनको आप एक्सप्लेन साथ साथ ज़रूर करें कि ये क्या हैं। तभी आप मसलन इस्लामिक सिस्टम में कुरान, हदीस और फ़िक़्ह है, आप थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक सिस्टम को देखते हैं तो मैट्रिक सिस्टम आपके सामने, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या सिस्टम है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन होती है। सपोज अगर एक बच्चा 97
97.5 मार्क्स लेता है तो वो बोर्ड में फर्स्ट है, और अगर 97.4 लेता है तो वो सेकंड है, और 97.3 लेता है तो वो थर्ड है। जो ओ लेवल सिस्टम है, जिसको हम GCSE सिस्टम भी कहते हैं, इसमें तकरीबन 8 सब्जेक्ट्स होते हैं जो मिनिमम है, ज़्यादा आप जितने मर्जी कर लें। इसमें उर्दू भी है, पाक स्टडीज़ भी है, फोकस प्रैक्टिकल वर्क पे भी है और रिटर्न वर्क पे भी है, दोनों चीज़ों पे फोकस है। परसेंटेज को सामने रखकर इसमें ग्रेड्स बनाए जाते हैं। मसलन 90% एंड अबव अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका A स्टार आ जाता है। अब आ गया IGCSE सपोज, इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ है, मैंने 2-3 सिर्फ आपको बताई हैं। IGCSE, अब IGCSE सिस्टम में उर्दू भी नहीं है, पाक स्टडी भी नहीं है, उसमें सब्जेक्ट भी सिर्फ मिनिमम 5 कंपलसरी सब्जेक्ट है। वहाँ पे GPA के हिसाब से ग्रेड उसमें बनते हैं, और उसमें ओरल टेस्ट भी है, जबकि O लेवल में ओरल टेस्ट नहीं है। इसी तरह एक और जो आजकल नया सिस्टम आया IB, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, ये वो सिस्टम नहीं आया है। इसका करिकुलम प्रैक्टिकल है, यहाँ पे बुक्स कम और टॉपिक्स और करिकुलम दिया जाता है कि आप उस पर रिसर्च करें। लैपटॉप हर स्टूडेंट के लिए मस्ट होता है। प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें की जाती है, टॉपिक दिया जाता है कि आप पूरा साल में इस पर एक बुक लिख दें, इतनी रिसर्च करें उस पर। इसी तरह जब हम अपना निज़ाम तालीम बता रहे हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि बाकी मुल्कों का निज़ाम तालीम क्या है। इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पे फिनलैंड जा रहा है, जिसका निज़ाम तालीम सबसे बेहतरीन समझा जाता है। अब फिनलैंड में सिस्टम में पहले 6 साल तक कोई होमवर्क नहीं है, 6 साल की उम्र में, उसके बाद जाके आगे क्लासेस जो है वो स्टार्ट होती है। उससे पहले सिर्फ उनको मैनर्स ही सिर्फ सिखाए जाते हैं। यूनिफॉर्म नहीं है, आप क्लास में जिस मर्जी पोजीशन में बैठे, नो ऑब्जेक्शन, इवन यू कैन लाई टू, आप लेट भी सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का निज़ाम तालीम भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे साइंस है, प्रैक्टिकल्स के साथ आपको हल करना है। जैसे हमारे यहाँ सिस्टम में सिर्फ आपने सपोज 20 प्रैक्टिकल्स करने, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ का प्रैक्टिकल करना है। मास्टर डिग्री आप 1 साल में ले सकते हैं। तकरीबन 50% आपका वहाँ पे रिटर्न वर्क होगा, 50% आपका प्रैक्टिकल होता है। जब आप इस तरीके से बताएंगे, सर अगर आप जापान को लेंगे, आपको पता है कि वहाँ पे 3री क्लास तक सिर्फ मैनर्स सिखाए जाएंगे, सफाई सुथराई सिखाई जाएगी, अदब आदाब सिखाए जाते हैं। और वहाँ पे जब सुबह एंटर होते हैं तो हर बच्चे ने सबसे पहले आके दांत साफ करने हैं, ब्रश करना है, टीचर भी सफाई करने में साथ शामिल होता है। तो ये डिफरेंस है। जब आप इस तरीके से आप बताना शुरू करेंगे, हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, आप यू वुड बी अनप्रेसिडेंटेड, मैचलेस, आपका कोई सानी नहीं होगा, आपके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। सिर्फ आपने स्टाइल डिफरेंट कर देना है। और स्टाइल जो मैंने आपको बताया, एक ही आपको टेक्निक बताई है कि राइट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, और वो भी बेहतरीन हो, यूनिवर्सल लेवल पे आपकी अप्रोच उसकी होनी चाहिए। इस तरीके से आप सोचें। मिसाल के तौर पे अगर इस्लामियत के पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप ये कोई भी बात जो बता रहे तो आप ये बताएंगे कि अगर आज के दौर में यही सिचुएशन पैदा होगी तो अब हम फिर क्या करेंगे, हमारा रोल क्या होगा। हर चीज़ को मौजूदा दौर के साथ रिलेट करते जाए तो आपका इस्लामियत का पेपर बेहतरीन अटेम्प्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप में से हर बच्चा, क्योंकि हर बच्चे में मैंने आपको पहले बताया कि 1.3 kg आपके दिमाग का वजन है तकरीबन, और हर बच्चे का सेम है। जस्ट यूज़, आप इसको इस्तेमाल कैसा करते हैं। अगर आप इसको मेरी टिप पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पूरे मुल्क में कोई सानी नहीं होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।